हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा। प्रिय विद्यार्थी मित्र हो, आप नवनिर्मित 9वीं कक्षा की लोक भारती पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। रंग बिरंगी अति आकर्षक यह पुस्तक आपके हाथों में सौंपते हुए हमें अत्यधिक हर्ष हो रहा है। हमें ज्ञात है कि आपको कविता, गीत, गजल सुनना प्रिय रहा है। कहानियों के विश्व में विचरण करना मनोरंजन लगता है। आपकी इन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कविता, गीत, दोहे, गजल, नई कविता, वैविध्यपूर्ण कहानियां, निबंध, हास्य व्यंग, संवाद आदि साहित्यिक विधाओं का समावेश इस पुस्तक में किया गया है। ये विधाएं केवल मनोरंजक ही नहीं अपितु ज्ञानार्जन, भाषाई कौशल्यों, क्षमताओं एवं व्यक्तित्व विकास के साथ साथ चरित्र निर्माण, राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करने तथा सक्षम बनाने के लिए भी अत्यधिक आवश्यक रूप से दी गई है। इन रचनाओं के चयन का आधार आयु, रुचि, मनोविज्ञान, सामाजिक स्तर आदि को बनाया गया है। विश्वास है कि आप सब पाठ्यपुस्तक का कुशल पूर्वक उपयोग करते हुए हिंदी विषय के प्रति विशेष अभिरुचि एवं आत्मीयता की भावना के साथ उत्साह प्रदर्शित करेंगे। हमें आज इस पाठ्यपुस्तक की पहली इकाई की पहली कविता चांदनी रात, कवि मैथिली शरण गुप्त, इसका अभ्यास करना है, अध्ययन करना है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। उनकी कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। महाप्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपने रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। इस तरह ब्रजभाषा और समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। घासीराम व्यास जी उनके मित्र थे। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथ, वध, यशोधरा और साकेत में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुए हैं। साकेत और उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। यह कविता चांदनी रात पंचवटी से ली गई है। चलो हम चांदनी रात इस कविता का गायन करेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वो निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकला, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर।
और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुम आयुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चांदनी रात, मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत कविता गुप्त जी के पंचवटी इस खंड काव्य का एक अंग है। इसमें उन्होंने प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी वर्णन किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति को मनुष्य का मित्र कहा है। प्रकृति ईश्वर प्रदत्त सबसे बहुमूल्य उपहार है। प्रकृति ने न केवल हमें नदियां, सागर, पर्वत, सुंदर नज़ारे ही नहीं देती, बल्कि मनुष्य और बाकी जीव जंतु प्रकृति से प्राप्त संसाधनों से अपना जीवन जीते हैं। प्रकृति के कारण ही हम अनेक रंगों की छटा देख सकते हैं, जो मनुष्य के विचलित मन को शांत करने की क्षमता रखती है। प्रकृति से ही प्रेरणा प्राप्त कवि, लेखक, चित्रकार, शिल्पकार आदि नित नवीन सृजन करते हैं। प्रकृति एक जननी की तरह हमारा पालन पोषण करती है। अतः हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम किसी भी कारणवश प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। इस कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त कविता में चंद्रमा की छटा का सुंदर वर्णन करते हैं। चंद्र किरणें धरती पर अपनी अद्भुत छटा बिखेर रही है। धरती से आकाश तक स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। सारा वातावरण आनंदित है और ऐसे वातावरण को धरती भी मानो अपनी प्रसन्नता झूमकर अर्थात पेड़ पौधों के झूमने से व्यक्त कर रही है। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। हम कविता देखेंगे। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कवि ने इस पद्य में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। रात के समय चांद की चंचल किरणें जलथल में खेलती हुई प्रतीत हो रही है। पृथ्वी और आकाश में चारों ओर चांदनी फैली हुई है। ऐसा प्रतीत होता है हरी हरी घास के नोकों से धरती अपनी खुशियों का इजहार कर रही है और मंद मंद चल रही हवाओं के झोंकों से सारे वृक्ष झूम रहे हैं। इस चार पंक्ति में शब्द ऐसे हैं। चारू सुंदरता, चांदनी रात, अंबर आकाश, अवनी धरती, कार्यकलाप गतिविधि। कवि चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है ऐसे कहते हैं। चारू का मतलब है सुंदरता। चंद्र की सुंदर किरणें शोभायमान है, सुंदर दिख रही हैं। खेल रही है जलथल में, उसकी चंचल किरणें झिलमिल करती हुई अटखेलियां कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और थल, थल का मतलब है पानी और जमीन, जल का मतलब है पानी और थल का मतलब है जमीन, ये दोनों के साथ वो खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है।
पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। कुटीर मतलब झोपड़ी, कुटिया। इस पंक्तियों से कवि कहते हैं कि इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वह अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर दिखाई दे रही है। सारा वातावरण आनंदित है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। कवि इस कविता के माध्यम से इस पंक्तियों में कहते हैं कि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल न हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे रात थम सी गई है, रुक सी गई है। एक मनमोहक सुगंध वातावरण में फैली हुई है। हर तरफ आनंद ही आनंद है और इस स्तब्ध कर देने वाली सुंदरता का प्रभाव सभी को सूत्रधार नियति अर्थात प्रकृति पर नहीं पड़ रहा है। उसके क्रियाकलाप एकांत भाव से चुपचाप जारी है। बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है, मतलब प्रकृति की हर एक गति शुरू है, चालू है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। कार्यकलाप, गतिविधि। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है और कहीं कोई कोलाहल, कोई गड़बड़ नहीं है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है। अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। रात्रि के समय धरती मोती के समान दिखाई देने वाली ओस की बूंदें चारों ओर बिखेर देती है। लेकिन सुबह होते ही जब रवि अर्थात सूर्य आता है तो वह उन ओस की बूंदों को बटोर लेता है और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप चलक आता है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि अपने सफर के विराम के साथ ही सूर्य भी संध्या का उपहार धरती को दे जाता है। रात्रि और दोपहर के मध्य का यह समय प्रकृति को एक नया रूप दे जाता है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ही सुबह होती है, जब रवि अर्थात सूर्य आता है तो वह उन ओस की बूंदों को बटोर लेता है। अपने सफर के विराम के साथ ही सूर्य भी संध्या का उपहार धरती को दे जाता है। कवि कहते हैं सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप दे जाता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं।
इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसमें सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण कर उसके सामने पत्थर एक स्वच्छ शिला पर कोई विनम्र और निडर वीर बैठा हुआ है, ऐसा कवि का कहना है। कवि कहते हैं कि पंचवटी का वर्णन करते हुए कि पंचवटी के सामने पंचवटी वट के 5 वृक्ष की छाया में घास फूस और पत्थरों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है, पत्थर है, और उस शिला पर उस पत्थर पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है, बैठा हुआ है। जाग रहा कौन धुरंधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुम आयुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि कहता है दृष्टिगत मतलब जो दिखाई पड़ता है, धनुर्धर मतलब तीरंदाज, तीर चराने वाला, निर्भय मतलब निडर, नियति प्रकृति, पुलक मतलब रोमांच। कवि यहाँ पर कहता है कि जब हर कोई सो रहा है तो आखिर यह कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है। कामदेव की तरह दिखाई देने वाला यह वीर योद्धा योगी जान पड़ता है। कवि कहते हैं इस संसार में इस समय सारे लोग सो रहे हैं, पर यह धनुषधारी कौन है जो रात्रि में इस समय जाग रहा है। वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है। इस प्रकार से पंचवटी से लिया गई यह कविता चांदनी रात। इस प्रस्तुत कविता में गुप्त जी ने प्रकृति की सुंदर छटा का वर्णन किया है। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी वर्णन इस कविता में किया है। खंड काव्य के माध्यम से कवि ने मानव जीवन की किसी एक ही घटना को प्रधानता दी गई है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। ये पद्य पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है, इसलिए इस काव्य में कवि ने एक ही छटा का वर्णन किया है, चांदनी रात का। एक ही घटना का वर्णन किया है, चांदनी रात। और इस चांदनी रात में प्रकृति में किस प्रकार से हलचल होती है, प्रकृति किस प्रकार से चल रही है, इसका वर्णन इस कविता के माध्यम से किया है। विद्यार्थियों को इस कविता की जो प्रश्न उत्तर हैं उन सारे सवालों के जवाब लिखना है, और उसके साथ साथ दिया गया जो स्वाध्याय है वह स्वाध्याय भी उनको लिखना है। उस स्वाध्याय का अर्थ उनको लिखना है, और इसके लिए 200 पन्ने की एक नोटबुक उनको तैयार करनी है। धन्यवाद।